हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैसियस स्टेट के कुछ न्यूमेरिकल्स को लेकर। राइट, देखिए कल हमने बात की थी कंप्लीट फॉर्मूला चार्ट ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन को लेके, एंड उसमें मैंने आपको हर एक फॉर्मूला समझाया था कि ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है एंड इसकी क्या यूटिलिटी है एंड किन किन तरीकों से हम इन फॉर्मूलास को यूज कर सकते हैं। राइट, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन के डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल को लेकर। राइट, देखिए बेसिक जो न्यूमेरिकल है वो आपको हर कोई करवा देगा कि आपको जो है डायरेक्टली मास दे दिया जाएगा, रेट पूछ लेंगे, आपको डायरेक्टली टाइम दे दिया जाएगा, रेट पूछ लेंगे, लेकिन हम बेसिक्स क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इंटरमीडिएट या फिर हायर लेवल के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि हाँ पेपरों में एक्चुअल में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। राइट, बेसिक्स क्वेश्चन जो है वो आप बिना फॉर्मूला बिना कंसेप्ट लगाए भी कर सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो। राइट, तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन को लेके। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ ट्यूब ऑफ लेंथ 5 मीटर हैविंग टू आइडेंटिकल होल एट द अपोजिट एंड। राइट, हमें कहा गया है आपके पास एक ट्यूब है और इस ट्यूब की जो लेंथ है वो है 5 मीटर। इस ट्यूब की जो लेंथ है वो है 5 मीटर। राइट, और दो अपोजिट एंड पे होल कर दिए, यहां पर इसके दो अपोजिट एंड पे क्या कर दिए, होल कर दिए हैं। H2 and O2 are made to diffuse into the tube from opposite end under identical condition। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। मैंने कल आपको फॉर्मूला समझाते टाइम एक बात बताई थी कि जो भी आपको कंडीशन होगी दोनों गैसेस की वो आइडेंटिकल होने चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। दो अलग अलग कंडीशन के ऊपर वैलिड नहीं होंगे। राइट, तो हमें कहा गया एक एंड से तो आपने H2 को रिफ्यूज करवा दिया और एक एंड से आपने O2 को फ्यूज करवा दिया इस ट्यूब के अंदर, और हमसे कहा गया है फाइंड द फाइनल पॉइंट जहां पर ये दोनों गैस मीट करने वाली हैं। तो देखिए एक बात तो मुझे क्लियर है इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखकर कि मेरे पास एक हाइड्रोजन गैस है, एक ऑक्सीजन गैस है। हमें पता है जितनी ज्यादा लाइटर गैस होगी वो उतना फास्ट मूव कर सकती है। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है वो फास्ट मूव करेगी, जल्दी से अंदर जाएगी, जल्दी से फ्यूज करेगी, और जो ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे फ्यूज करेगी। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो हाइड्रोजन है वो फास्ट मूव करेगी। तो अगर मैं इसको 2.5 तोड़ दूं, अगर मैं इसको 2.5 तोड़ दूं, ठीक है, 2.5 यहां पर है, 2.5 यहां पर है, तो मेरी जो गैस जहां पर मिलेगी वो इस कंपार्टमेंट में देखने को मिलेगी, मुझे इस कंपार्टमेंट में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस ज्यादा फास्ट फ्यूज कर रही है, तो इतने ऑक्सीजन गैस मूव करेगी, हाइड्रोजन गैस से ज्यादा डिस्टेंस उतने ही टाइम में ट्रेवल कर लेगी। तो हमारे पास इतना तो क्लियर हो गया कि इस कंपार्टमेंट में हमें देखने को मिलेगा। तो जब आप ऑप्शंस देखोगे ना एग्जाम के अंदर, तो वहां पर इस ऑप्शन से ही इतने ही दिमाग लगाकर आप एक या दो ऑप्शन तो कैंसिल आउट कर दोगे, बाकी जो दो ऑप्शन है वहां पर कैलकुलेटिव पार्ट रह जाएगा आपका करना। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। राइट, तो चीजों को अंडरस्टैंड करना सीखिए, उनको डायरेक्टली फॉर्मूला मत रखिए। अभी मैंने आपको फॉर्मूला कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको रेट की बात की है, और उतनी सी ही बात से हमने ये बात निकाल ली कि इस कंपार्टमेंट में दोनों गैस कहीं ना कहीं हमें मिलती हुई दिखाई देगी। अब देखिए बात करते हैं रेट की। तो हमें पता है रेट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। मान लीजिए ये रेट H2 का है, तो इसे मैंने कह दिया रेट 1, इसे मैंने कह दिया रेट 1, तो D1 बाय T1 हो जाएगा हमारे पास, D1 बाय T1। अगर मैं बात करता हूं रेट 2 की, अगर मैं बात करूं रेट 2 की यानी कि O2 की, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला, D2 बाय T1। ठीक है, देखिए दोनों में डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल हो रही है, लेकिन टाइम तो दोनों उतना ही लेगी। अगर मेरी हाइड्रोजन गैस 5 मिनट चली है तो इतने तो चलेंगे तब तक जब तक दोनों मिलेंगी नहीं, और जब तक मिलेंगी नहीं तब तक तो दोनों के लिए टाइम तो बराबर ही रहेगा। राइट, तो जितनी देर हाइड्रोजन मूव करेगी उतनी ही देर ऑक्सीजन मूव करेगी। जैसे ही दोनों मिल जाएगी दोनों का टाइम स्टॉप, यानी कि टाइम तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो अलग अलग है। तो मैं क्या कह सकता हूं, R1 बाय R2 जो है, R1 बाय R2 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, D1 बाय T1 डिवाइडेड बाय D2 बाय T2। T2 ऊपर चला जाएगा, तो T2 क्या है, T1 ही है, तो टाइम से तो टाइम कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, टाइम से जो टाइम है वो तो कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बन जाएगा R1 बाय R2 जो है वो D1 बाय D2 के इक्वल आ जाएगा। और एक बात मैंने आपको बताई थी, क्या, जो R1 बाय R2 होता है वो इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ M2 बाय M1, अंडर रूट ऑफ M2 बाय M1। तो इस चीज को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, यानी कि जो D1 बाय D2 है वो अंडर रूट ऑफ M2 बाय M1 के इक्वल भी हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा R1 क्या है, हाइड्रोजन गैस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और R2 क्या है, ऑक्सीजन गैस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब देखिए मेरे पास टोटल जो है वो 5 मीटर है,
अब मुझे डिस्टेंस का तो पता नहीं, अगर मान लीजिए मुझे मास दोनों के पता है तो भी डिस्टेंस तो मुझे दोनों ही नहीं पता, तो मेरे पास जब तक दो अननोन रहेंगे हम कैलकुलेशन तो सोल्व कर नहीं सकते। तो मैं क्या मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं हाइड्रोजन ने जो है x डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ऑक्सीजन ने कितना किया होगा 5 माइनस एक्स, राइट। टोटल 5 मीटर है, हाइड्रोजन ने x डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया मिलने से पहले, मिलने तक, तो ऑक्सीजन ने ऑब्वियस सी बात है 5 माइनस एक्स ट्रेवल किया होगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे d1 की लिख देंगे x और d2 को लिख देंगे 5 माइनस एक्स। चाहे आप अपोजिट कर लीजिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप अपोजिट मान लीजिए तो भी सेम ही आंसर आना है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m2 बाय m1। अब देखिए m2 क्या है, R2 हमारे पास है, R2 हमारे पास है ऑक्सीजन का रेट, तो m2 क्या होगा ऑक्सीजन का मास, और ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32 एंड हाइड्रोजन का होता है 2, तो ये बन जाएगा 16 एंड अंडर रूट 16 आ जाएगा हमारे पास 4, तो x बाय 5 माइनस एक्स जो आ गया वो हमारे पास आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस एक्स, राइट। तो यहाँ पे जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 4 5 20 माइनस 4x 20 माइनस 4x, ठीक है। अब यहाँ पर 4x को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 5x, तो 5x की वैल्यू आ गई 20, x की वैल्यू आ जाएगी 20 बाय 5 दैट इज इक्वल टू 4 मीटर। यानी कि हमारी जो हाइड्रोजन है इसने तो 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इसमें जो है 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो हमारी ऑक्सीजन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा x का, हाइड्रोजन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ऑक्सीजन ने किया हमारे पास 5 माइनस एक्स, तो ये तो आ गया हाइड्रोजन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ऑक्सीजन का आ जाएगा 5 माइनस एक्स दैट इज 5 माइनस 4 दैट इज 1 मीटर। तो यहाँ पे मेरी ऑक्सीजन ने ट्रेवल किया है 1 मीटर डिस्टेंस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल्स जो है इनका जो लेवल है वो पसंद आया होगा और आ रहा है, और अभी और भी क्वेश्चन हमें करने हैं इतने ही लेवल के, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के हैं, तो इस चीज को लेके आप बिल्कुल भी दिक्कत मत फील करना कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है। मुझे पता है आपका टाइम कितना कीमती है, आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो अपना टाइम निकाल के, तो आपका टाइम मेरे टाइम जितना ही कीमती है, और मैं खुद का टाइम कभी वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। तो ऑब्वियस ही बात है, मैं कभी आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज आपके पास बहुत सारे काम है करने के लिए, आप फ्री नहीं हो कि मैं आपको हर एक चीज जो है वो एक चीज में जहां पे 5 मिनट लग रही है वहां पे 15 मिनट लगाऊं बाकी चैनल्स की तरह, जो कि मुझे बिल्कुल भी सच्ची में पसंद नहीं है ये चीज। तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। हमें क्वेश्चन में कहा गया है एज्यूम दैट यू हैव अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेनिंग हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड ड्यूटेरियम, ठीक है। हमें कहा गया मान लीजिए कंटेनर है मेरे पास, इसमें 3 गैसेस हैं, एक तो है H2, एक है HD और एक है D2। ये 3 गैसेस हमारे पास है, दैट यू वांट टू सेपरेट इनटू प्योर कंपोनेंट, आपको इनको प्योर कंपोनेंट में सेपरेट करना है। What are the relative rate of diffusion of 3 molecule according to Gram's law? देखिए हमें कहा गया आपके पास 3 गैसेस है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम है एंड D2 है। तो हमें कहा गया अगर आपको इनको सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, तो कैसे करोगे, इनका रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या देखने को मिलेगा। हमें पता है 3 गैसेस है, तो मान लीजिए मैंने तीनों गैस को एक पाइप में डाल दिया, ठीक है। एक है H2, एक हमारे पास है मान लीजिए D2 और एक हमारे पास है HD। अब तीनों का क्योंकि मास अलग है, D2 का मास है 2 ग्राम, D2 का मास हमारे पास है 3 ग्राम, हाइड्रोजन का मास हमारे पास 2 ग्राम और HD का मास हमारे पास 3 ग्राम, सॉरी D2 का मास है 4 ग्राम, ठीक है। ये इनका रिलेटिव, ये इनका मास है, ठीक है। अब जब ये ट्रेवल करेंगे तो हमें पता है जितनी ज्यादा हैवी गैस होगी उतना धीरे वो डिफ्यूज या इफ्यूज करेगी। तो क्योंकि D2 का मास सबसे ज्यादा है तो धीरे धीरे मूव करेगी, उससे तेज मूव करेगी HD और सबसे तेज मूव करेगी H2। तो मैंने इनको अगर इफ्यूज होने के लिए छोड़ दिया तो सबसे फास्ट H2 निकल जाएगी, H2 के बाद हमारे पास कौन निकलेगा, H2 के बाद निकलेगा HD और सबसे एंडिंग में आएगा D2। तो इस तरीके से तो हम इनको प्योर कंपोनेंट में सेपरेट कर सकते हैं। अब हमसे साथ में ये पूछा गया है इनका रिलेटिव रेट हमें क्या देखने को मिलेगा डिफ्यूजन का। अब देखिए रिलेटिव रेट निकालना है तो 3 अलग अलग चीजें हैं, एक साथ तो नहीं निकाल सकते, हाइड्रोजन भी है, HD भी है और D2 भी है। तो हम क्या करेंगे रिलेटिव रेट निकालने के लिए किसी कॉमन के साथ इनका रेट निकाल लेंगे। अब देखिए हमें पता है D2 सबसे हैवी है, D2 गैस यहाँ पे सबसे हैवी गैस है, तो मैं क्या करता हूं हैवी गैस होने के कारण इसका जो डिफ्यूजन का रेट है वो सबसे कम होगा, सबसे धीरे डिफ्यूज होगी। तो इसके कंपेयर में मैं बाकी गैसेस का क्या निकाल लेता हूं, इफ्यूजन या डिफ्यूजन निकाल लेता हूं कि ड्यूटेरियम के कंपेयर में बाकी गैस कितना फास्ट डिफ्यूज करेगी, राइट, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसका रेट है R1, इसका रेट है R2, इसका रेट है मान लीजिए R3, ठीक है, R1 R2 R3। हम क्या करते हैं पहले
R1 बाय R2 निकालते हैं, या फिर आप काम कीजिए, आप कहो R2 बाय R1 निकालते हैं, पहले R2 बाय R1 निकालते हैं, यानी कि रेट ऑफ हाइड्रोजन Hd कितना फास्ट इफ्यूज से डिफ्यूज कर रही है डिवाइडेड बाय R1, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ D2, और इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, अंडर रूट ऑफ m2 बाय m1। ठीक है, तो हमारे पास R2 बाय R1 ये हो जाएगा m1 बाय m2, ये हो जाएगा हमारे पास m1 बाय m2, क्योंकि रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, m1 मास ऑफ m1 क्या है हमारे पास, मास ऑफ D2, और मास ऑफ D2 है 4, डिवाइडेड बाय मास ऑफ R2, R2 हमारे पास क्या है Hd, तो इसका मास हमने बताया अभी आपको 3, अंडर रूट 4 बाय 3 आएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अंडर रूट 4 बाय 3 को कितना लिखेंगे, 3 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 3, अंडर रूट 1 पॉइंट कितना बन जाएगा हमारे पास, 3 1 3 3 9 1.33 समथिंग बन जाएगा हमारे पास। तो मेरे पास यानी कि जो R2 है, यानी कि Hd जो है वो R1 के कंपेयर में 1.33 टाइम्स ज्यादा फास्ट मूव करेगी, ठीक है, 1.33 टाइम्स ज्यादा टाइम्स फास्ट मूव करेगी। अब बात करते हैं हम R3 बाय R1 की, R3 बाय R1 की बात करते हैं। हमारे पास R3 बाय R1 क्या हो जाएगा, मास ऑफ m1 बाय m3, m1 का मास तो है अंडर रूट 4, ठीक है, और हमारे पास R3 है, हाइड्रोजन का मास क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा अंडर रूट 2, ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 1.414 और 1.33 को जब हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.15, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास जो R2 है, R2 के है Hd, वो R1 के कंपेयर में, D2 के कंपेयर में 1.15 टाइम्स ज्यादा फास्ट मूव करेगी, और जो H2 है वो D2 के कंपेयर में 1.414 टाइम्स ज्यादा फास्ट मूव करेगी। यानी कि कंपेयर करूं अगर मैं रेट को, यानी कि D2 को तो सबसे कम रेट होना ही था डिफ्यूज करने का, क्यों, क्योंकि ये सबसे हैवी गैस है। इसके कंपेयर में हमारे पास क्या आएगा, इसके बाद Hd आएगा, और सबसे फास्ट कौन सी मूव कर रही है हमारे पास H2, तो ये आ जाएगा हमारे पास रिलेटिव रेट, साथ ही साथ रिलेटिव रेट भी हमें देखने को मिल जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा चेंज करते हैं हमारे पास क्वेश्चन का पैटर्न, ताकि आपको डिफरेंट मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है द वॉल्यूम ऑफ ओजोन एंड क्लोरीन डिफ्यूजिंग ड्यूरिंग द सेम टाइम आर 35 ml एंड 29 ml। तो हमें कह रखा है वॉल्यूम जो है ओजोन की और वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन जो है जो डिफ्यूज कर रहे हैं सेम टाइम पे, देखिए टाइम हमने सेम दे दिया है, कंडीशन सेम दे दी है, वो है हमारे पास 35 ml और 29 ml। ओके ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन हमें दे दी है। उसके बाद हमें कहा गया है इफ द मोलिकुलर वेट ऑफ क्लोरीन इज 71, जो क्लोरीन का मोलिकुलर वेट है वो हमें दे दिया 71। तो बताओ मोलिकुलर मास क्या होगा ओजोन का। तो हमें एक बात पता है, हमने एक रिलेशन देखा था R1 बाय R2 जो है वो इक्वल होता है V1 बाय V2 के, मैंने कल आपको बताया था, और वही की वही R1 बाय R2 जो है वो इक्वल होगा अंडर रूट ऑफ M2 बाय M1 के। तो जब ये दोनों ही R1 बाय R2 के इक्वल है, ये आपस में भी इक्वल होंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, यहां से रिलेशन निकल जाएगा V1 बाय V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 बाय M1। V1 मान लिया मैंने ओजोन का है, तो 35 डिवाइडेड बाय 29 क्लोरीन का इज इक्वल टू डिवाइड अंडर रूट M2 हमें दे रखा है 71 बाय M1 है मास ऑफ ओजोन। तो यहां पर इसको लेके जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 35 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू 71 बाय M। तो मास हमारे पास क्या आ जाएगा, मास हमारे पास आ जाएगा यहां से 71 मल्टीप्लाई 29 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 35 का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, मास निकल के आ जाएगा जो कि इक्वल होगा हमारे पास 48.74 के, जो कि इक्वल होगा 48.74 ग्राम के। तो ये आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, राइट। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है ए फ्लोराइड ऑफ फास्फोरस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। ए फ्लोराइड ऑफ फास्फोरस इन गैसियस स्टेट वाज फाउंड टू डिफ्यूज 2.12 टाइम्स मोर स्लोअर कंपेयर टू द नाइट्रोजन अंडर सिमिलर कंडीशन। हमें कह रखा है एक फ्लोराइड है फास्फोरस का, तो मैं कह देता हूं फास्फोरस का फ्लोराइड है तो PFX कह देता हूं,
PFX कह देता हूं मैं कि फास्फोरस का फ्लोराइड है, और फ्लोराइड कितने हैं वो भी नहीं पता मुझे, और चलो मैं P को भी Y कह देता हूं क्योंकि अभी मुझे ये भी नहीं पता कि फास्फोरस कितने परसेंट है। मुझे कहा हुआ है कि जो फ्लोराइड है फास्फोरस का ये 2.12 टाइम्स स्लोली डिफ्यूज कर रहा है कंपेयर टू नाइट्रोजन, स्लोली डिफ्यूज कर रहा है कंपेयर टू नाइट्रोजन। ये बात हमसे कही गई है क्वेश्चन के अंदर, राइट। हमें कहा गया कैलकुलेट द मोलिकुलर मास एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द फ्लोराइड। इसका मोलिकुलर मास क्या होगा और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि x और y की वैल्यू क्या होगी अगर एक मॉलिक्यूल में एक फास्फोरस है। यानी कि समझ में आ गया भाई y की वैल्यू तो है 1, क्योंकि हमें कहा हुआ है कि एक फास्फोरस के क्लोराइड में एक फास्फोरस का मॉलिक्यूल है, यानी कि फास्फोरस की वैल्यू तो हो गई 1। हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू, और हमें कहा हुआ है कि ये जो PFX है वो 2.1 टाइम्स लोअर डिफ्यूज करता है नाइट्रोजन के कंपेयर में। N2 का तो हमें पता है मोलर मास क्या होता है 28 ग्राम, राइट। अब देखिए मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा R1 बाय जो R2 है, पहले मोलिकुलर मास पता कर लेते हैं इसका, वो इक्वल होगा अंडर रूट ऑफ M2 बाय M1 के, राइट। R1 बाय R2 इक्वल टू M2 बाय M1। इसका मान लेते हैं R1, इसका मान लेते हैं R2। तो मेरे पास जो देखिए हमें क्या कहा गया, ये 2.12 टाइम्स लोअर डिफ्यूज कर रहा है N2 के कंपेयर में, या फिर मैं ये भी तो कह सकता हूं जो डाई नाइट्रोजन गैस है वो PFX यानी कि फास्फोरस के फ्लोराइड से 2.12 टाइम्स ज्यादा फास्ट मूव कर रही है। तो मैं कहूंगा 1 बाय 2.12, ठीक है। R1 तो है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ PFX और R2 है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ N2, और N2 जो है वो PFX के कंपेयर में 2.12 टाइम्स ज्यादा फास्ट डिफ्यूज कर रहा है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 बाय M1। M2 आ जाएगा नाइट्रोजन का मास दैट इज इक्वल टू 28, और M1 हमें बताना है, तो M यहां पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 बाय 2.12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 28 बाय M1, और M1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहां से M1 की वैल्यू आ जाएगी 28 मल्टीप्लाई 2.12 का स्क्वायर। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बन के आएगी वो आएगी, हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू बन के आएगी वो आएगी कुछ 129 कुछ, ठीक है। यहाँ पे इसको सोल्व कर लेता हूँ, राइट, यहाँ पे आएगी 126, जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो निकल के आ जाएगी 126। यानी कि मेरे पास जो मोलिकुलर मास है PFX का ये है 126, और हमें क्या कहा था, हमें कहा था कि फास्फोरस का जो मॉलिक्यूल है, फास्फोरस का जो एटम है मॉलिक्यूल में वो एक ही हमें देखने को मिल रहा है। अब फास्फोरस का मास कितना होता है 31, यानी कि 31 तो हो गया फास्फोरस का मास, ठीक है। एक फ्लोरीन का मास होता है 19, तो x नंबर फ्लोरीन का मास हो जाएगा 19x, और ये इक्वल है 126 के, तो 19x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 126 माइनस 31, और जब हम इसमें 31 माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये 95, राइट। ये बन जाएगा 19x इक्वल टू 95, और x की वैल्यू आ जाएगी 95 बाय 19, और ये आ जाएगा हमारे पास 5 9 45 और 5, तो 5 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो फास्फोरस का PFX का जो मोलिकुलर मास है वो तो है 126 ग्राम, और इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा PF5, राइट। तो आई होप आपको जो कांसेप्ट है समझ में आ गए होंगे, जो न्यूमेरिकल है वो आपको इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे, आपको लगा होगा कि हाँ एक लेवल था इन क्वेश्चंस का। तो कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर अदर सोशल हैंडल्स के ऊपर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जाके देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।